नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट सेशन लेकर के हम लोग आ गए हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स के बैच में ये क्लास अपनी होने वाली है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपके लिए जो पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हमारी विचारधाराओं की जो क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी और आपको पसंद आ रही होंगी। ये मेरी उम्मीद है साथियों आपसे, क्यों मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना अच्छा हो सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं साथियों। तो कल हम लोगों ने प्लेटो के जीवन परिचय पर चर्चा की होगी। प्लेटो के जीवन परिचय पर हम लोगों ने कल चर्चा करी और आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। क्या थे प्लेटो के दोनों सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई आगे चल करके, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे साथियों। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। कौन सा? प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखिए साथी, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जानने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लें कि प्लेटो की जो एक किताब थी, मैंने आपको बताया था, प्लेटो ने एक किताब लिखी थी जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक, द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किताब में प्लेटो ने अपने न्याय का आधार ही रिपब्लिक किताब को बना दिया, यानी कि कंसर्निंग जस्टिस। जैसे हम लोग कहते हैं आदर, यानी कि आदर्श राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? तो प्लेटो का उद्देश्य था। किस में बताया? तो उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया। आदर्श न्याय, आदर्श राज्य या फिर न्यायपूर्ण राज्य। तो एक न्यायपूर्ण राज्य इसका आधार था। किसका? रिपब्लिक का। यानी कि कंसर्निंग जस्टिस किसका आधार था? तो हमारा प्लेटो का आधार था, प्लेटो की किताब में बताया गया था। समझ रहे साथियों? प्लेटो के सभी सिद्धांतों में न्याय सिद्धांत जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है। यानी कि प्लेटो के सभी सिद्धांतों में जो न्याय है, न्याय जो है साथियों, वो सर्वोच्च स्थान पर रहा है प्लेटो के सभी विचारों में। तो जो किताब थी उसकी, जो रिपब्लिक किताब थी, रिपब्लिक किताब थी, रिपब्लिक 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 का आधार क्या है? आधार क्या है? तो वही कंसर्निंग जस्टिस। कौन सा है? कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस किसका आधार है? तो भैया इसी रिपब्लिक का आधार है। ठीक है। अगली बात करें प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि सब प्लेटो के सभी विचारों में न्याय जो है वो शीर्ष पर है। चलिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रचलित करने से पहले, यानी कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को देने से पहले, उस समय यूनान में जितने भी न्याय से संबंधित विचारधाराएं थीं या फिर जितने भी सिद्धांत थे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को प्रचलित करने से पहले यूनान में उस समय जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, उनकी जो विचारधाराएं प्रचलित थीं, उन सबको खंडित किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रचलित करने से पहले यूनान में उससे पहले जितने भी न्याय सिद्धांत थे, उन सबको क्या किया प्लेटो ने? उन सबको भैया क्या कर दिया? खंडित कर दिया। उन सबको समाप्त करा पहले तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व यूनान में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व यूनान में 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे साथियों। कितने न्याय सिद्धांत प्रचलित थे? तो 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। कौन कौन से? प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व लिखिएगा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व, न्याय सिद्धांत से पूर्व यूनान में 3 सिद्धांत प्रचलित थे। 3 सिद्धांत प्रचलित थे। कौन कौन से? तो पहला था हमारा
पहला हमारा रहा परंपरावादी सिद्धांत। कौन सा? परंपरावादी सिद्धांत। पहला कौन सा सिद्धांत था? परंपरावादी सिद्धांत। कौन सा था? परंपरावादी सिद्धांत हमारा पहला रहा, जिसके जो प्रवर्तक रहे, प्रवर्तक जो रहे वो थे हमारे सेफल्स और पॉलीमार्कस। सेफल्स और दूसरे थे पॉलीमार्कस। ये क्या थे? ये इसके प्रवर्तक रहे। दूसरा सिद्धांत था हमारा उदारवादी सिद्धांत। दूसरा था उदारवादी सिद्धांत। और उदारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे ग्लाउकन। कौन थे? ग्लाउकन। एक था हमारा उग्रवादी सिद्धांत। तीसरा कौन था? उग्रवादी सिद्धांत। और उग्रवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक रहे वो थे थ्रेसीमेकस। कौन थे? थ्रेसीमेकस। और साथियों थ्रेसीमेकस का तो एक कथन भी है। इन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। क्या कहा? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। किसने कहा? तो हमारे थ्रेसीमेकस ने कहा शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी कि जो जीता वही सिकंदर। जिसके पास पावर ज़्यादा है वो क्या है? वही न्याय है। मतलब उसके हित में चले जाओ, वही न्याय कहलाएगा। वही बात, ये कोई बात है? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले, उसको प्रचलन में लाने से पहले, उससे पहले जो 3 न्याय सिद्धांत यूनान में प्रचलित थे, उन सभी न्याय सिद्धांतों को क्या किया साथियों? खंडित किया। सबसे पहले इन तीनों न्याय सिद्धांतों क्या कर दिया प्लेटो ने? इन तीनों न्याय सिद्धांतों को प्लेटो ने किया साथियों खंडित। क्या किया? खंडित किया सबसे पहले। ठीक है, खंडन किया इनका। उसके बाद प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत दिया साथियों। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है साथियों? प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और मेरे प्यारे मित्रों, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? प्लेटो ने कहा कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, क्या कहा प्लेटो ने? प्लेटो ने कहा कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और आपस में सामंजस्य की स्थिति पैदा करे। वही न्याय है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे तथा एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति पैदा करे। वही न्याय है। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को, जो उसे कार्य दिए गए हैं, उन सबको करे और आपस में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करे। ऐसा ना हो कि भैया लड़ मर जाओ आपस में। सामंजस्य की स्थिति पैदा करे, तो वही न्याय है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा कि भैया राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे,
कार्यों को करे तथा एक दूसरे में एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति पैदा करे, या फिर बनाए रखे वही न्याय है। वही क्या है? वही न्याय है। किसने कहा साथियों? तो ये हमारे प्लेटो ने कहा। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया साथियों। इसी न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहला आता है हमारा शासक वर्ग। प्लेटो ने कैसे करा? समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। तीन वर्गों में समाज को विभाजित किया। किसने? प्लेटो ने। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। तो साथियों प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया और प्लेटो ने कहा कि जब ये तीनों वर्ग इनको जो कार्य दिए गए हैं, शासक वर्ग को जो कार्य दिया गया है, सैनिक वर्ग को जो कार्य दिया गया है, उत्पादक वर्ग को जो कार्य दिया गया है, इन तीनों वर्गों को जो निर्धारित कार्य दिए गए हैं उन सबको करें और आपस में सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, तो वो क्या है? वही न्याय है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि प्लेटो ने यानी कि न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए क्या सोचा। इन्होंने कहा कि शासक वर्ग को जो कार्य दिया गया है वो अपना कार्य करे, सैनिक वर्ग को जो कार्य दिया गया है वह अपना कार्य करे, उत्पादक वर्ग को जो कार्य दिया गया है वह अपना कार्य करे। यानी कि समाज के तीनों वर्गों को जो अपने अपने निर्धारित कार्य दिए गए हैं उन सबको करें और आपस में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, तो वो क्या है? वही न्याय है साथियों। वही न्याय कहलाएगा या फिर वही न्यायपूर्ण राज्य कहलाएगा साथियों। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये तीनों वर्ग जो हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, की स्थिति बनाएं। वही न्याय है। और इन्होंने कहा कि जो नीचे के 2 वर्ग हैं यानी कि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन दोनों वर्गों का जो संचालन होगा वो ऊपर के वर्ग के द्वारा होगा, यानी शासक वर्ग द्वारा होगा। क्या कहा कि और वही न्याय है और सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग
उत्पादक वर्ग का संचालन शासक वर्ग द्वारा हो, शासक वर्ग द्वारा हो। किसने कहा? तो साथियों ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा कि भैया जब ये तीनों वर्ग मिलकर आपस में जो इन्हें निर्धारित कार्य दिए गए हैं उन निर्धारित कार्यों को करें, प्लस आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखें। शासक वर्ग जो काम दिया गया है शासक वर्ग अपने काम करे, सैनिक वर्ग जो काम दिया गया है सैनिक वर्ग अपना काम करे, उत्पादक वर्ग को जो काम दिया गया है उत्पादक वर्ग अपना काम करे। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और नीचे के दोनों वर्गों का संचालन शासक वर्ग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? शासक वर्ग के द्वारा होगा। तो उन्होंने बताया वही न्याय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही न्याय कहलाएगा। वही न्याय की प्रवृत्ति है साथियों। समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? प्लेटो ने एक उदाहरण दिया। प्लेटो ने कहा कि जिस प्रकार मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, जिस प्रकार किसी भी मनुष्य को अगर किसी आदर्श यानी किसी न्यायपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना है आपको, प्लेटो ने एक उदाहरण दिया कि यदि किसी आपको न्यायपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना है, न्यायपूर्ण मानव का निर्माण करना है, तो उसमें 3 प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें 3 प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी प्रवृत्तियां होती हैं साथियों? 3 प्रवृत्तियां होती हैं। किसमें? किसी भी मनुष्य में। लिखिएगा कि मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां बताई। किसने? प्लेटो ने साथियों मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां बताई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेटो ने, लिखिएगा प्लेटो ने मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां बताई। इन्होंने कहा कि मानव में 3 प्रवृत्तियां होती हैं। सबसे पहला होता है विवेक, दूसरा होता है साहस, तीसरा होती है हमारी वासना। क्या होती है? वासना। तो यदि किसी न्यायपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना है, न्यायपूर्ण मानव का निर्माण करना है, तो इन्होंने बताया कि मानव आत्मा की जो 3 प्रवृत्तियां हैं ये अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगी। तो क्या होगा? एक आदर्श मनुष्य का निर्माण होगा या फिर एक न्यायपूर्ण मनुष्य का निर्माण होगा। इन्होंने बताया कि विवेक को जो कार्य दिया गया है वो अपना विवेक कार्य करे। साहस को जो कार्य दिया गया है, साहस मतलब सैनिक शक्ति एक प्रकार से, वो अपना कार्य करे। वासना अपना कार्य करे अपने समय पे, और आपस में अपने निर्धारित कार्यों को करें और आपस में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, यानी कि स्थिति बनाए रखें। और नीचे के जो 2 हैं यानी कि साहस और वासना, इन दोनों का संचालन विवेक के द्वारा हो। नीचे की दोनों जो प्रवृत्तियां हैं साहस और वासना, इन दोनों का जो संचालन होगा वो विवेक के द्वारा होगा। तभी आप एक आदर्श मनुष्य यानी कि एक न्यायपूर्ण मनुष्य की स्थापना, मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं साथियों। कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात प्लेटो कह रहे हैं साथियों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आपका मन करा साहस दिखाने को, थोड़ा सा जा रहा था कोई आदमी, उठा के पटक दिया उसे, ये क्या हुआ? ये निरर्थक हो गया, ये निरर्थक है साथियों। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपने विवेक की अनुमति नहीं ली, आपने साहस का इस्तेमाल कर लिया। आपको जहां वासना दिखानी चाहिए आप वहां वासना नहीं दिखाते, वहां वासना दिखाते साथियों। हमारे देश में तमाम, आप लोग जानते हैं, तमाम उदाहरण आते रहते हैं। आज इसका रेप हो गया, आज ये रेप, पूरा रेप कांड हो गया, पूरी तरह का गैंग रेप हो गया। क्यों? क्योंकि जो वासना है उसकी आपने उसको यूज करते समय, उसका इस्तेमाल करते समय आपने विवेक की अनुमति नहीं ली। यदि आप उस समय विवेक की अनुमति ले लेते
तो आप एक आदर्श मनुष्य कहलाते हैं, न्यायपूर्ण मनुष्य कहलाते हैं। आप ऐसा कृत्य करते ही नहीं। तो मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां बताई मानव उन्हें प्लेटो ने। मनुष्य यानी मानव की 3 प्रवृत्तियां बताई प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि विवेक, साहस और वासना, जब तीनों मिलकर के आपस में अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और आपस में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, तो एक न्यायपूर्ण मनुष्य का निर्माण होगा। और साहस और वासना का जो संचालन होगा वो विवेक के द्वारा होगा। वो किसके द्वारा होगा? वो विवेक के द्वारा होगा। मैंने आपको बताया साथियों कि प्लेटो के सभी विचारों में न्याय जो यानी कि न्याय जो राज्य यानी कि न्याय के ऊपर जो विचार हैं उसके, वो सर्वोच्च विचार रहे हैं। प्लेटो के सभी विचारों में, प्लेटो के जितने भी राजनीतिक विचार प्लेटो ने दिए, उन सब में न्याय जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है साथियों। और न्याय को रिपब्लिक का आधार भी माना जाता है। न्याय को रिपब्लिक का आधार भी माना जाता है। मैं आपसे बता रहा हूं, प्लेटो कहते हैं कि व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य है। यानी कि राज्य क्या कहलाएगा? तो कथन में कहा प्लेटो ने कि राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है। क्या कहा साथियों? प्लेटो कहते हैं प्लेटो कहते हैं प्लेटो कहते हैं साथियों प्लेटो का कथन है, क्या है साथियों? प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है, प्लेटो कहते हैं कि व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य है। व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य है। व्यक्तियों का वृहद रूप ही क्या है? राज्य है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं हुआ है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं हुआ है, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से हुआ है। क्या कहते हैं प्लेटो? कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है साथियों, तो राज्य का रूप धारण कर लेती है। तो क्या कर लेती है? एक राज्य का रूप धारण कर लेती है। मैंने आपसे बताया, प्लेटो ने कहा कि भैया व्यक्तियों का वृहद रूप ही क्या है? राज्य है। तो प्लेटो मानते हैं साथियों कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? उसके बाद कहते हैं कि जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, कि जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। तो प्लेटो का दूसरा कथन है, प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, तथा राज्य में रहने वाले
राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता, व्यक्तियों के चरित्र से होता है, चरित्र से होता है। प्लेटो कहते हैं कि जब मानव आत्मा, जब व्यक्ति की आत्मा, जब व्यक्ति की आत्मा, जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, होती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। किसने कहा साथियों? तो ये हमारे प्लेटो ने कहा कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है, तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने लक्षण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, और उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसमें सद्गुण पैदा होते हैं, उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसमें सद्गुण पैदा होते हैं, और उन्हीं सद्गुणों के हिसाब से उसको कार्य मिलना चाहिए, उन्हीं सद्गुणों के हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए? कार्य मिलना चाहिए साथियों, कार्य मिलना चाहिए। जैसे प्लेटो कहते हैं कि भैया प्रत्येक व्यक्ति में दोस्तों आप इसके नोट्स बनाइएगा सही से। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसमें सद्गुण उत्पन्न होता है, और उसी के द्वारा उसे कार्य मिलना चाहिए। कौन कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, और उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसमें सद्गुण पैदा होते हैं, और उन्हीं सद्गुणों के हिसाब से उसमें क्या होता है? उसे कार्य मिलना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति में, जैसे एक तरफ बनाइए आप लोग हेडिंग लक्षण, एक तरफ सद्गुण, एक तरफ बनाइए कार्य क्या मिलना चाहिए इस व्यक्ति को। जैसे सबसे पहला हमारा लक्षण यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, जैसे किसी व्यक्ति में क्या है? नंबर 1 ज्ञान की प्रधानता है, किसी व्यक्ति में ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान की प्रधानता है किसी व्यक्ति में क्या है? ज्ञान की प्रधानता है, तो उस व्यक्ति में सद्गुण जो पैदा होगा कैसा होगा? वो विवेक का सद्गुण पैदा होगा। कैसा होगा भैया? विवेक का सद्गुण पैदा होगा। कैसा होगा? विवेक का सद्गुण पैदा होगा। और उसे कार्य क्या दिया जाना चाहिए? उसे शासक का कार्य दिया जाना चाहिए। किसका? उसे शासक का कार्य दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में मनोवेग का लक्षण पैदा होता है, मनोवेग
मनोवेग का लक्षण पैदा होता है, तो उस व्यक्ति में जो सद्गुण पैदा होता है वो उसे कहते हैं हम लोग साहस। साहस, उस व्यक्ति में सद्गुण पैदा होगा। उसे जो कार्य दिया जाएगा, उसे कार्य दिया जाएगा कौन सा? सैनिक का कार्य दिया जाएगा। कैसे कार्य दिया जाएगा साथियों? सैनिक का कार्य दिया जाएगा। अगला आता है हमारा, यदि किसी व्यक्ति में क्षुधा या फिर वासना की प्रधानता है, किसी व्यक्ति में वासना की प्रधानता है, वासना की प्रधानता है, तो उस व्यक्ति में जो सद्गुण पैदा होगा वो संयमी व्यक्ति पैदा होगा, यानी कि संयमी सद्गुण पैदा होगा। कौन सा? संयमी सद्गुण पैदा होगा। और उस व्यक्ति को जो कार्य दिया जाना चाहिए वो क्या कार्य दिया जाना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि उत्पादक का कार्य दिया चाहिए। कौन सा? उत्पादक। कौन सा कार्य भैया? उत्पादक का कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये थे साथियों हमारे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर विचार। न्याय सिद्धांत के ऊपर विचार एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं 2 मिनट में, आपको सभी याद रहेगा। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करना चाहते हैं तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रचलित करने से पहले उस समय जो यूनान में अलग अलग 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उन तीनों का खंडन किया। पहला था हमारा कौन सा? पहला था हमारा परंपरावादी सिद्धांत, जिससे प्रवर्तक कौन थे? जिसके प्रवर्तक हमने देखा कि सेफल्स और पॉलीमार्कस थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा कौन सा था? उदारवादी सिद्धांत। और उदारवादी न्याय सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो वो थे ग्लाउकन। कौन थे? ग्लाउकन। अगला था उग्रवादी सिद्धांत। कौन सा था? उग्रवादी सिद्धांत। और उग्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? थ्रेसिमेकस थे। थ्रेसिमेकस। और मैंने आपको बताया कि थ्रेसिमेकस जो है इनका एक क्या है? कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अगला मैंने आपको बताया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने बताया कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और आपस में एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखे, तो वो क्या है? वही न्याय है। प्लेटो ने, मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने कहा कि जब ये तीनों वर्ग मिलकर के अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे, और नीचे के जो 2 वर्ग हैं यानी कि उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग का संचालन शासक वर्ग द्वारा होगा, तो वही न्याय कहलाएगा, वही न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हमारी होगी। किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा साथियों, प्लेटो ने कहा। उसके बाद मैंने बताया आपको प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, यानी कि न्याय जो है वो सर्वोच्च यानी कि शीर्ष पर रहा है, सर्वोच्च स्थान पर रहा है न्याय सिद्धांत। किसका? प्लेटो का। न्याय संबंधी जो विचार हैं वो शीर्ष पर रहे हैं और रिपब्लिक का आधार ही माना जाता है न्यायपूर्ण राज्य, यानी आदर्श राज्य, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग कंसर्निंग जस्टिस, न्यायपूर्ण राज्य। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राज्य, इनके प्लेटो कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का बृहद रूप है, राज्य व्यक्तियों का बृहद रूप है। और प्लेटो मानते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता। प्लेटो मानते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और जब व्यक्ति कहते हैं प्लेटो कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा की प्रवृत्ति बाह्य रूप में आती है, प्लेटो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। ये प्लेटो के राज्य, यानी कि प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य का निर्माण जो होता है वृक्षों एवं चट्टानों एवं वृक्षों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप में प्रकट होती है तो वह राज्य का रूप धारण कर लेती है। कौन कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं।
प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं और उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसमें सद्गुण पैदा होता है और उन्हीं सद्गुणों के हिसाब से उसको कार्य मिलना चाहिए, कार्य मिलना चाहिए साथियों। कौन कहते हैं? प्लेटो हमारे कहते हैं, प्लेटो हमारे कहते हैं साथियों। तो ये रहा हमारा साथियों किस पर? प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर विचार हमारा। ये हमारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर विचार। कल नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे साथियों, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग देख लेंगे कि हमारा प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत क्या है, प्लेटो के साम्यवाद पर क्या विचार थे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।